चलो लेट्स स्टार्ट। सप्लाई से रिवीजन करना स्टार्ट करते। इसमें कुछ सर्कुलर और कुछ अमेंडमेंट थे, तो एग्जाम के लिए मेरे को लगता है इस चैप्टर से क्वेश्चन आने के चांसेस है। बड़े क्वेश्चन का एक पॉइंट बनेगा इस चैप्टर से, या तो अलग से एक सर्कुलर से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, बट चांसेस है कि बड़े क्वेश्चन का ही पार्ट बने। ये चैप्टर का रिलेवेंस है, अच्छा खासा रिलेवेंस है। बड़े क्वेश्चन में जनरली इस चैप्टर से पूछा जाता है, ठीक है, बट इजी है चैप्टर। ये चैप्टर इतना टिपिकल नहीं है, इजी है, आराम से पढ़ा जा सकता है, आराम से इससे क्वेश्चंस बनते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखो सर सबसे पहले इन्होंने गुड्स को डिफाइन किया। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी और सिक्योरिटी। मनी और सिक्योरिटी बाहर है सर, बट सर एक्शनेबल क्लेम को हम इंक्लूड करते हैं सर गुड्स की डेफिनेशन में। अब जब हम पढ़ते हैं तो हमें हर चीजें कनेक्ट करनी चाहिए। सर एक्शनेबल क्लेम गुड्स की डेफिनेशन में, बट सर एक्शनेबल क्लेम शेड्यूल 3 में, बट सर अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, मतलब स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम जो है वो अभी भी टैक्सेबल है सर, ठीक है, ऐसे कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए। फिर ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड व्हिच आर एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सप्लाई और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई, इसको गुड्स की डेफिनेशन में हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको रेगुलर क्लासेस में एग्जांपल दिया था सर, कि जो आलू वगैरह उगता है ये सब चीजें भी गुड्स की डेफिनेशन में आती है। टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है सर? जिसमें जीएसटी की बातें होती है। टैक्सेबल टेरिटरी इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। सप्लायर कौन होता है सर? ऐसा कोई भी पर्सन जो गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहा है या उसका एजेंट भी हो सकता है, उसका एजेंट भी हो सकता है। सर इस वर्ड पे ना अमेंडमेंट है, और अमेंडमेंट फाइनल वालों के लिए है। अब उसको इंटर के लिए नोटिफाई इन लोग नहीं किया है, फाइनल में मैंने पढ़ाया है, इंटर में नोटिफाई नहीं किया इन्होंने। तो वैसे तो हम पूरा मैंडेट पढ़ रहे, बट कुछ चीजें स्टैट्यूटरी अपडेट से क्लियर होती है सर, जो इंस्टीट्यूट का स्टैट्यूटरी अपडेट आता है। तो एज सच अभी तो मैं आपको बता रहा हूं कि सर यही है सप्लायर, बट अगर स्टैट्यूटरी अपडेट में इंस्टीट्यूट ने कुछ नया बताया तो फिर वो हम उसमें अलग से कवर करेंगे, बाकी नहीं तो यही है सप्लायर जो हमने पढ़ा है सर, ठीक है। नहीं, आप लास्ट अटेम्प्ट में भी वो था बट एप्लीकेबल नहीं हुआ, इस अटेम्प्ट में भी है बट एप्लीकेबल होगा कि नहीं वो इंस्टीट्यूट सिर्फ स्टैट्यूटरी अपडेट से क्लियर करेगी सर, इसीलिए अभी कुछ बताना इंटर वालों के लिए बहुत मुश्किल है। हाँ ये है कि अगर वो आया तो मैं जरूर बताऊंगा उसको, ठीक है, वो मैं बताऊंगा, आपका कवर कराऊंगा। रेसिपिएंट मतलब बहुत सिंपल है सर, रेसिपिएंट 3 मार्क्स का एक बार आया हुआ है तो आप इसको याद रख सकते हैं सर। ऐसा कोई भी पर्सन जो कंसिडरेशन पे करता है फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो, ठीक है। और अगर कंसिडरेशन नहीं है तो सर किसी पर्सन को जहां पर गुड्स डिलीवर किया जा रहा है या गुड्स अवेलेबल करवाया जा रहा है सर। सर्विसेज है तो ऑब्वियस सी बात है सर जिसको सर्विसेज रेंडर की जा रही है सर, ठीक है। सर क्या उस पर्सन के बिहाफ में उसका एजेंट भी हो सकता है? यस, उसका एजेंट भी हो सकता है। फिर हमने सर्विसेज पढ़ा था, सर्विसेज मींस सर्विसेज की डेफिनेशन पढ़ी थी सर, जहां पर यूज ऑफ मनी भी याद रखना है और कन्वर्जन भी याद रखना है सर, जहां पर हम मनी को दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करते हैं वो भी सर्विसेज में आता है सर, ठीक। सेक्शन 7, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। सेक्शन 7 बेसिक है सर, कोई भी पर्सन को अगर मुझे जीएसटी में घसीटना है तो सर सबसे पहले सप्लाई होना चाहिए, क्योंकि सप्लाई नहीं है तो जीएसटी की तो बात ही नहीं है सर। और सप्लाई के 5 पैरामीटर्स है सर। सबसे पहला गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, फॉर अ कंसीडरेशन होना चाहिए, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, टैक्सेबल पर्सन और टैक्सेबल सप्लाई। अगर इन 5 में से एक भी बात टूटी तो सर वो सप्लाई नहीं है, उस पर जीएसटी की बात नहीं करना है। बिलीव मी, इंटर लेवल पे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, फाइनल लेवल पे तो क्या लड़ाई है, इसके इतने जबरदस्त क्वेश्चन है, बाप रे बाप। मैं अभी फाइनल वालों को पढ़ाया तो मुझे पता चला वाओ कि उस लेवल पे भी सोचना चाहिए, मतलब उस लेवल पे है नहीं, इंटर पे उतना नहीं है प्रैक्टिकल, बट बहुत गजब है फाइनल लेवल पे, ठीक है। तो अभी तो हमारे लिए 5 पैरामीटर्स, हमें ये 5 पैरामीटर्स याद होना चाहिए सर, ठीक है। इनमें से एक भी बात टूटी तो वो सप्लाई नहीं है, और सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं है सर। फिर हमने बोला था सर कंसीडरेशन क्या होता है? सर कंसीडरेशन सिंपल है सर, मॉनेटरी टर्म्स में होगा तो जिसकी मॉनेटरी वैल्यू हो, या तो मॉनेटरी एक्ट कुछ करके दे रहे हो सर, या फॉरबियंस सर, ठीक है। बट सर जो गवर्नमेंट से आपको ग्रांट और सब्सिडीज मिलती है सर, वो कभी कंसीडरेशन नहीं होता। और अब तो हम इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं सर, हम तो वैल्यू सप्लाई चैप्टर में भी पढ़ के आए सर, गवर्नमेंट से जो ग्रांट और सब्सिडी मिलती है वो हमारे वैल्यू में आती भी नहीं है सर। आई बात समझ? या तो पेमेंट या तो मॉनेटरी वैल्यू फॉर एनी एक्ट और फॉरबियंस,
ठीक है। फिर इसके बाद सिंपल है, ये बहुत सिंपल है सर, एकदम सिंपल सेंस में इसको याद रखेंगे कि सर कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल अगर अपने मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या गुड्स प्रोवाइड कर रहा है तो वो भी सप्लाई है, उस पर भी जीएसटी है सर। ठीक है, मेरे हिसाब से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है सर, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं हम इंपोर्ट ऑफ सर्विस में, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में अगर कंसिडरेशन है तो सोचना ही मत, टैक्सेबल है सर, चाहे आपके बिजनेस से रिलेट करे ना करे। बट अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस और कंसिडरेशन नहीं है तो पहले ढूंढना सर क्या वो रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन है कि नहीं सर। ध्यान देना, बहुत गड़बड़ होगी इसमें, रिलेटेड डिस्टिंक्ट पर्सन, फिर चेक करना इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है कि नहीं सर। जैसे फाइनल में जो क्वेश्चन देखा था, मैंने देखा था रिलेटेड पर्सन के ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन था कि सर अगर ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी है तो वो भी रिलेटेड है सर। आप पढ़ोगे रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन तो पहला लाइन ही यही है सर, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, वो भी रिलेटेड में आता है। तो सर रिलेटेड पर्सन पता अच्छे से होना चाहिए सर, एकदम अच्छे से पता होना चाहिए रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट तो आपको पता है सर, एक पर्सन जिसके एक से ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट एक से ज्यादा स्टेट्स में हो तो उसको डिस्टिंक्ट माना जाता है सर, सेपरेट एस्टैब्लिशमेंट माना जाता है सर। और उनके बीच में अगर ट्रांजेक्शन होता है तो उसको सप्लाई माना जाता है। तो विदाउट कंसिडरेशन हो तो ये चीजों का ध्यान रखना, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए सर। अगर बिजनेस से रिलेट नहीं करेगा तो वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस टैक्सेबल भी नहीं होता, अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो। विद कंसिडरेशन है, चाहे आपके बिजनेस से रिलेट करे ना करे, टैक्सेबल है। आई बात समझ, बैठा दिमाग में। इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, विदाउट कंसिडरेशन है, रिलेटेड और डिस्टेंट पर्सन भी नहीं है, ना इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो नॉन टैक्सेबल है। ये नहीं याद आएगा, ये कई बार आप भूल जाओगे क्योंकि बहुत छोटी सी बात है। जनरली क्या होता है, हम यहीं तक याद रखते हैं इसको, जनरली हम यहाँ तक याद रखते हैं, इधर इसे भी याद रखना सर, इसे मत भूल जाना। ठीक है, शेड्यूल 1 के तो ट्रांजेक्शन याद होना चाहिए, इंस्टीट्यूट स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन ही लिखने बोल देती है 4 मार्क्स का, तो याद ही होना चाहिए सर। सबसे पहला तैयार है परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट, जहां पर आप आईटीसी ले रहे हो सर। अगर मैं आईटीसी नहीं ले रहा तो शेड्यूल 1 में, शेड्यूल 1 याद है ना सर, विदाउट कंसीडरेशन, तो सर फिर नहीं आएगा। अच्छा, मैं आईटीसी ले सकता था फिर भी नहीं ले रहा हूं तो भी नहीं आएगा सर। सेक्शन 17(5) पे ब्लॉक है तो भी नहीं आएगा। अरे समझ, थोड़ा ध्यान देना। ठीक, फिर हमने बोला था सर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन, इसमें ध्यान रखना। स्टॉक ट्रांसफर, ब्रांच ट्रांसफर, ठीक है, एक पर्सन जिसकी एस्टैब्लिशमेंट एक से ज्यादा स्टेट्स में, उसको ध्यान रखना सर। ठीक है, मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगला ये याद है गिफ्ट वाली कहानी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में 50,000 तक चलेगा, 50,000 1 रुपए भी हुआ तो उसको सप्लाई माना जाएगा, उस पर जीएसटी है सर। हाँ, सप्लाई ऑफ गुड्स याद है, प्रिंसिपल एजेंट, आप विश्वास नहीं करोगे, अच्छा है आप लोगों के लेवल में कुछ आगे नहीं बढ़ता। हम लोग फाइनल में जब पढ़ते इसको, हम लोग एक क्लास लगी थी हमको पूरी 2.5 घंटे के प्रिंसिपल एजेंट में, इतनी गजब कनेक्टिविटी, बाप रे बाप। यहाँ शेड्यूल 1, वैल्यू ऑफ सप्लाई, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, 4 जगह कनेक्ट करा था वो, तो बहुत जबरदस्त है, आपके लिए भी काम का है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सर प्रिंसिपल अगर एजेंट को सप्लाई कर रहे हैं तो एजेंट बिल किसके नाम से बनाता है, ये बहुत मैटर करता है सर। एजेंट अगर अपने नाम से आगे बिल बना के सप्लाई कर रहा है तो सर जो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच का ट्रांजेक्शन है उसे हम सप्लाई मानते हैं सर, इस पे जीएसटी है। अगर सर प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई कर रहा है और एजेंट आगे सप्लाई कर रहा है बट प्रिंसिपल के नाम पे कर रहा है, तो सरकार बोलती है प्रिंसिपल एजेंट के बीच के ट्रांजेक्शन को सप्लाई नहीं मानते और उस पर जीएसटी नहीं है। तो हमें एग्जाम में ये देखना पड़ेगा बिल किसके नाम पे, एजेंट किसके नाम पे काम कर रहा है सर। ठीक है, ध्यान रहेगा, बैठा दिमाग में। एजेंट कोई भी टाइप का हो सकता है, कोई भी टाइप का एजेंट हो सकता है। ठीक है, एक बार एग्जाम में नवंबर 2020 में इंस्टीट्यूट ने डेल क्रेडा एजेंट दिया था, डीसीए। ठीक है, एजेंट एजेंट होता है, चाहे डेल क्रेडा हो चाहे दुनिया का कोई भी एजेंट हो, आप उस पर कंफ्यूज नहीं होंगे। बट आप एक बार ध्यान रखेंगे, मैं आपको नॉलेज के लिए बताता हूँ डेल क्रेडा एजेंट क्या होता है, जस्ट फॉर नॉलेज। आपको तो एजेंट जैसे ही ट्रीट करना है। डेल क्रेडा एजेंट वो एजेंट होता है सर जो प्रिंसिपल को ये बोलता है, सुन मैं जिसको माल बेचूंगा, मैं सिर्फ माल नहीं बेचूंगा, उस आदमी से पैसे की भी गारंटी मैं लेता हूं कि वो आदमी पैसा देगा, और अगर नहीं देगा तो मैं उसको लोन दूंगा और उससे पैसा लूंगा और तेरे को पैसा दिलवाऊंगा।
तो डेल क्रेडिट एजेंट वो होता है जो प्रिंसिपल को गारंटी देता है, मैं तेरा पैसा डूबने नहीं दूंगा, तो चिंता मत कर। आपके एग्जाम लेवल पे एजेंट 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 आप दिमाग नहीं लगाएंगे सर। आ रही बात समझ? बैठा दिमाग में? इंपोर्ट और सर्विस की कहानी तो हम ऊपर पढ़े सर, क्लियर है सबको? ठीक है, इसके बाद ये याद रखना सर, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशंस में चल रही कहानी तो वो शेड्यूल 3 में होती है। स्टॉक ट्रांसफर, ब्रांच ट्रांसफर। अच्छा एक बार ये जनवरी नहीं सितंबर वाले एग्जाम में जीएसटी का क्वेश्चन था सर, उसमें उन्होंने पूछा था सर कि एक पर्सन है जो अपनी ही ब्रांच को ट्रांसफर कर रहा है, पर सर उसकी ब्रांच सेम स्टेट में, सेम रजिस्ट्रेशन होगा। अगर सेम स्टेट के अंदर ही कहानी चल रही है और सेम रजिस्ट्रेशन है तो इसको सप्लाई कैसे मानोगे? पर क्या मैं एक स्टेट के अंदर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले सकता हूं? हाँ, ये भी अलाउड था। अगर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले रहा हूं तो वो सप्लाई है। ध्यान देना, सितंबर में एक बार आ चुका है तो वापस आ सकता है। होता क्या है जनरली स्टूडेंट क्या होता है, स्टॉक ट्रांसफर ब्रांच ट्रांसफर देख के भग से सप्लाई मान लेता है। अभी ये भी तो देख, सेम ब्रांच कहां पर है, किस जगह है, उसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन है नहीं है, क्या है, सब देखना, हड़बड़ाना नहीं। सॉरी, डिफरेंट स्टेट में सेम रजिस्ट्रेशन कभी नहीं हो सकता सर, उससे क्या फर्क पड़ता है? डिस्टेंट पर्सन ही माना जाएगा, डिस्टेंट पर्सन माना जाएगा। समझ आया? बेटा दिमाग में। शेड्यूल 2 की एक्टिविटीज पढ़े थे और ये बहुत सिंपल है, मेरे को नहीं लगता इसमें कहीं कोई फंसने वाली बात है सर। अगर कहीं पर भी टाइटल ट्रांसफर हो रहा है तो वो गुड्स है, विदाउट टाइटल आप किसी को कोई चीज यूज करने दे रहे हो तो वो सर्विसेज है सर। अगर आप टाइटल अपॉन ये वाला आया था सर अभी एग्जाम में, टाइटल अपॉन फ्यूचर पेमेंट, जब वो फ्यूचर में पेमेंट करेगा तब हम उसको ओनरशिप पास करेंगे। अरे तो भी तो सर ये गुड्स ही हुआ ना सर, सर्विसेज कैसे हुआ सर? मालिक बना रहे हो आप सामने वाले को सर। लीज, टेनेंसी, लेटिंग आउट, ये सब सर्विसेज में आना है। ट्रीटमेंट, प्रोसेस, जॉब वर्कर, सब सर्विसेज है सर। ठीक है, ध्यान रखना, एकदम सिंपल है। आप कभी भी कहीं पर भी फंसो तो आप पहले ये देखना, क्या हम ओनरशिप पास कर रहे हैं तो ये गुड्स है, हम ऐसे ही दे रहे हैं किसी को सर्विस, मतलब यूज करने दे रहे हैं तो वो सर्विस है। सारी बात समझ? रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी सर्विस, ये तो मैं आपको जब एग्जामिशन वगैरह पढ़ाऊंगा ना तब बड़ा गजब कनेक्ट कराऊंगा, क्योंकि मैंने आपको याद करो, अगर थोड़ा सा याद हो तो रेगुलर क्लासेस में इसमें अमेंडमेंट पढ़ा है, एकोमोडेशन सर्विसेज। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट भी है, मैं आपको वहां पर कनेक्ट कराऊंगा, अभी नहीं, उस समय पे। अभी कैसे कराऊंगा? अभी कराऊंगा बहुत लंबा चल जाएगा ये, क्योंकि वो रिवर्स चार्ट से भी कनेक्ट करता है ना सर। सर कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सिविल स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह सब चीजें, अगर घर अधूरा बना है और बेच दिए तो सर्विसेज है, बना के बेचोगे तो शेड्यूल 3 जिंदा है। क्या बोला, समझ आया? सर कंप्लीशन के बाद बेचोगे तो शेड्यूल 3 जिंदा है, नेगेटिव लिस्ट है सर, सप्लाई नहीं मानते, जीएसटी की बात ही नहीं है। अधूरा अगर बेचे हो सर, बना नहीं है, पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सरकार बोलती है सर्विसेज है। समझ आया? सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रांसफर वगैरह करना, सॉफ्टवेयर डिजाइन डेवलप करना, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है याद। एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन, और टू डू एन एक्ट, कुछ सहना, किसी को कुछ करके देना। याद आया? टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, कुछ नहीं करने के लिए, कुछ करने के लिए, या कोई कुछ कर रहा है तो उसको सहने के लिए, ये सब चीजें सर्विसेज में आती है सर। ठीक है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट बहुत पढ़े सर, इसको आईटीसी में याद है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदारी सर, सर ये सर्विसेज है और इसकी क्रेडिट पे तो बहुत लड़ाई है सर, याद है? फिर इन्होंने बोला सर रेस्टोरेंट वाली कोई भी बात होगी तो आप उसको सर्विसेज ही मानेंगे सर, रेस्टोरेंट को तो सर्विसेज ही मानेंगे सर। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट, मालिकाना हक, सर्विसेज माना जाता है सर। इसके लिए आप स्टार्टिंग में पे करते हैं ना सर, पगड़ी, सलामी, जो भी आप बोल लो वर्ड्स, आप जो यूज करना चाहो, टेनेंसी, सर लायबल टू जीएसटी। सर जीएसटी अट्रैक्ट होगा सर स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे, इसको छोड़ मत देना सर, इंपॉर्टेंट है। ये बड़े क्वेश्चन में छोटा सा पॉइंट आता है सर, और चेक करते कितने बच्चों को याद है नहीं याद है। फिर ये वाला जो पॉइंट है मैं ये बोलता हूं अभी मत पढ़ो, ये हम एग्जामिशन में बहुत गजब कवर करते हैं सर। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज अ रेसिडेंस, तो एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, इसमें अमेंडमेंट भी है, कवर करेंगे सर। शेड्यूल 3, इसके ट्रांजेक्शन याद होना चाहिए। एंड टू बी फ्रैंक शेड्यूल 3 इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि शेड्यूल 3 में अमेंडमेंट है दो, किसी को याद हो, को इंश्योरर और री इंश्योरर, नीचे पढ़ेंगे अभी अपन, अमेंडमेंट है सर।
इसीलिए ये मेरे को तो इंपॉर्टेंट लिस्ट लगती है, आ सकती है एग्जाम में, डायरेक्ट लिखने को भी आ सकती है, और वो को इंश्योरर और री इंश्योरर वाला पॉइंट ना बड़े क्वेश्चन का पार्ट भी बन सकता है। शेड्यूल 3 बोलता है सर ऐसे कोई ट्रांजेक्शन जिनको हम सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज मानते ही नहीं है, मतलब जीएसटी की बात ही मत सोचो इनमें। तो इनमें सबसे पहला तो सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन हो, इस रिलेशन में अगर दोनों एक दूसरे को कोई सर्विसेज दे रहे हैं, गुड्स दे रहे हैं, सरकार वाली इस पे जीएसटी नहीं है, बट इन द कोर्स ऑफ रिलेशन होना चाहिए सर। रिलेशन के अलावा कुछ आउटसाइड है तो सरकार वाली जीएसटी। याद है इसमें डायरेक्टर्स याद रखना, याद है मैं आप लोगों को बताया था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये लोग एम्प्लॉय नहीं माने जाते। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर याद आ रहा है, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सब एम्प्लॉइज है सर। आपको चेक करना पड़ेगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है कि नहीं सर, है तो शेड्यूल 3 है, नहीं है तो बैठो जीएसटी है, जीएसटी है तो रिवर्स चार्ज में, ऐसे सोचा करो। जीएसटी है रिवर्स चार्ज में, रिवर्स चार्ज में है आउटपुट टैक्स में नहीं दिखाऊंगा, अलग से दिखाऊंगा, रिवर्स चार्ज में पे करूंगा, कैश में पे करूंगा, पर क्रेडिट ले लूंगा, ऐसे कनेक्ट करके सोचना जीएसटी, तो कभी टफ ही नहीं पड़ेगा, टफ नहीं पड़ेगा। आप एकदम एक एक चैप्टर वाइज जीएसटी पढ़ोगे तो दिक्कत है, चैप्टर वाइज जीएसटी नहीं पढ़ सकते, जीएसटी शुड बी कनेक्टेड, जीएसटी शुड बी कनेक्टेड। अगला सर्विसेज बाय एनी कोर्ट ट्रिब्यूनल, सर अगर कोर्ट ट्रिब्यूनल ये लोग एमपीज एमएलएज याद है पार्लियामेंट वाले लोग, ये सब लोगों को छोड़ दिया था। सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल ब्यूरल सेरेमोटोरियम मॉरिचरी सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिजीज, मरे हुए आदमी को लेके जा रहे हो सप्लाई नहीं है, जिंदा आदमी को लेके जा रहे हो सप्लाई है, जीएसटी है बट एग्जिम्प्ट है, आई बात यार, ठीक। सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग, सर घर बना के बेच रहे हो शेड्यूल 3 में, आधा घर बेच रहे हो सर सर्विसेज है, सर्विसेज है तो सर हमें देखना पड़ेगा क्या वो टीडीआर और एफएसआई से रिलेटेड है, तो सर रिवर्स चार्ज है, प्रमोटर है, ऐसे कनेक्ट करके पढ़ना, ठीक है, कभी भी कनेक्ट करके पढ़ना, ऐसे कनेक्ट कर करके पढ़ो जीएसटी, विश्वास करो कभी गलती नहीं होगी एग्जाम में। होता क्या है जब स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करता है ना तो वो कनेक्ट नहीं करता, फिर कनेक्ट नहीं करता ना तो एग्जाम में जब कनेक्टिविटी में क्वेश्चन आते हैं तो वो हड़बड़ा जाता है कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ कनेक्ट करूं, खुद ही कनेक्ट करो ना, पढ़े तो है इतनी सारी जगह पर, हरी बात समझ। एक्शनेबल क्लेम शेड्यूल 3 में, अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, सर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम टैक्सेबल है सर, ये बकायदा टैक्सेबल है, ये बकायदा टैक्सेबल है सर, आपको नाम याद रखना चाहिए, बेटिंग, कसिनो, गैमलिंग, हॉर्स रेस, लॉटरी, ऑनलाइन मनी गेमिंग, याद रखना, नाम याद रखना सर, ये टैक्सेबल है सर। Supply of goods from a place in a non-taxable territory to another place in a non-taxable territory, ये वाला पॉइंट छोड़ देते हैं हम, पता है ये वाला पॉइंट बहुत सारे लोग हैं जो छोड़ देते हैं, बहुत लोग भूल जाते हैं इस पॉइंट को, कि एक पर्सन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरे पर्सन को नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में ट्रांसफर किया, ये भूल जाते हैं सब स्टूडेंट, ये क्या होता है याद नहीं आता हमें। चलो हाँ एग्जैक्टली सर, गुड्स चाइना से खरीदे और कहीं और भेज दिए सर, इंडिया नहीं लेके आना, इंडिया लेके आए तो इंपोर्ट हो जाएगा, इंपोर्ट हुआ तो फिर जीएसटी है सर। यस सर, सीएमए वाले मेरे साथ पढ़े, उन्हें पता है सर, कस्टम ड्यूटी लग जाती है सर, कस्टम ड्यूटी में आईजीएसटी होता है सर, आईजीएसटी लग जाता है सर, ठीक है, अगर इंडिया घुस गया तो, बाहर से बाहर चलाओ, इंडिया नहीं लेके आना, तो जीएसटी की बात ही नहीं है, शेड्यूल 3 में है सर। फिर हमने 8th वाला पॉइंट पढ़ा था, याद है ये सर, कोई गुड्स वेयर हाउस में बाहर से हमने इंपोर्ट किया है, वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, वेयर हाउस में पड़े पड़े बेच दिए सर, मैं घर नहीं लेके गया हूँ, घर ले जाऊंगा तो आईजीएसटी लग जाएगा, वो वेयर हाउस में पड़े पड़े बेच दिए, सरकार वाली शेड्यूल 3 में। मैं बोला अच्छा रास्ते में बेच दिया तो, बोले उसको हाई सी सेल बोलते हैं, जो तू रास्ते में बेच देता है, शिप से आ रहा था रास्ते में ही बेच दिया, सरकार वाली इस पे भी जीएसटी नहीं है, पर जिस दिन कोई उस गुड्स को घर लेने आएगा, घर लेके जाएगा, उस पर जीएसटी लग जाएगा सर, समझ आया, बैठा दिमाग में, अरे क्लियर हुआ सर। मान लो मैं दुबई से कोई गुड्स मंगा रहा हूँ, शिप से आ रहा है, समुद्र में था वो, रास्ते में था, और किसी सामने वाले पर्सन को पता चला कि वर्धमान सर इंपोर्ट कर रहे हैं, वो आया मेरे पास, वो मेरे को बोला भैया आप इंपोर्ट कर रहे हो, मैं बोला हाँ, बोले एक काम करो ये मेरे को भेज दो, मैं बोला अबे आने तो दे, बोले नहीं ना आप अभी मेरे को भेज दो, मैं ही जाके ले लूंगा उसको,
रास्ते में ही भेज दिया, हाई सी सेल। हाँ वो जाएगा डिपार्टमेंट के पास, अपन फ्री। अपने से जीएसटी की बात मत करो, क्योंकि मैं तो लाया ही नहीं हूं अभी इंडिया के अंदर। आप मुझसे जीएसटी कैसे ले लोगे? आ रही बात समझ? बैठा दिमाग में? सर्विसेज सप्लाइड आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर अ कंसिडरेशन। मैंने बताया था सर, आउटसाइड द एम्प्लॉयमेंट कोई भी काम करोगे उस पे जीएसटी है। अगर एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में कुछ काम करते हो तो उस पे जीएसटी नहीं है। सर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में कुछ काम करोगे टैक्सेबल है। सर कोई एम्प्लॉय, अभी जैसे यूएस में क्या हुआ, यूएस में 40,000 एम्प्लॉयज को क्या किया, प्रीमैच्योर टर्मिनेट किया है सर। तो प्रीमैच्योर टर्मिनेशन में उन्हें पैसा दिया जा रहा है कि आप छोड़ो गवर्नमेंट जॉब। तो सर इनको सरकार ने बोला सप्लाई नहीं बनाता, क्योंकि आप सैलरी में पढ़ते हो सर, रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट होते हैं, रिट्रेंचमेंट बेनिफिट्स होते हैं, ये सैलरी का पार्ट होता है सर, ये टैक्सेबल नहीं होता है। नॉन कंपीटिंग फीस टैक्सेबल होती है सर। ये डायरेक्टर वाली कहानी मैंने आपको बताया था सर, याद है? अगर आप जीएसटी डिपार्टमेंट से लड़ने जाते हो तो प्री डिपॉजिट्स वगैरह करना पड़ता है, पेनल्टी वगैरह देना पड़ता है, इस पे जीएसटी नहीं होता। हाँ ये रेम्यूनरेशन वाली कहानी हमने पढ़ी थी सर। सर्कुलर्स कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, मैं आपको दो चीजें बताता हूं। आई डोंट नो कि क्या बोलते हैं उसको, इंस्टीट्यूट क्या बोलते हैं इंप्लीमेंट करेगी कि नहीं, फाइनल में है इंटर का, आई डोंट नो, क्योंकि स्टैट्यूटरी अपडेट इंस्टीट्यूट ने निकाला नहीं है। ठीक है, तो वो इंटर लेवल पे इंप्लीमेंट करती है कि नहीं पता। मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, मैंने शायद रेगुलर क्लासेस में सिखाया भी है, आपको याद हो या ना हो मेरे को पता नहीं, बट मैंने रेगुलर क्लासेस में सिखाया है आपको। ये कंसेप्ट नया नहीं है, रेगुलर क्लासेस में मैं आपको बकायदा ये पढ़ाया हूँ अमेंडमेंट। अभी एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, रिकॉल करवा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। वर्धमान सर, वही एग्जाम्पल लेता हूँ सर, एक्सिस बैंक के पास गए, याद आया क्लासेस में यही एग्जाम्पल था सर, एक एक्सिस बैंक था, एक एचडीएफसी था सर, ये रेगुलर क्लासेस में मैंने बताया था सर। ये शेड्यूल 3 का ट्रांजेक्शन है सर, पहला वाला जो नया ऐड हुआ है सर। वर्धमान सर अपने 100 करोड़ की एसेट लेके एक्सिस बैंक के पास गए, इंश्योरेंस कर दो इसका। एक्सिस बैंक बोला अरे यार 100 करोड़ का इंश्योरेंस अकेले मैं नहीं कर पाऊंगा, बहुत बड़ी है एसेट की वैल्यू, इतना अकेले मैं नहीं कर सकता। मैं बोला तो फिर कैसे होगा, नहीं होगा इंश्योरेंस? बोले होगा ना, कैसे नहीं होगा, बिल्कुल होगा। मैं अकेले नहीं कर सकता, मेरे साथ साथ एक जन और है, वो मिलके कर लेगा। मैं बोला बताओ कौन? बोले देखो हम, मैं भी करूंगा और एचडीएफसी बैंक, हम दोनों मिलके करेंगे। मैं बोला कैसे? बोले 50 करोड़ मैं, 50 करोड़ का ये, को इंश्योरर। ये लीड इंश्योरर, समझ आया? ये लीड इंश्योरर, वो को इंश्योरर। तो मैं किसको जानता हूं? एक्सिस बैंक को। मेरे को कोई मतलब नहीं पीछे आप एचडीएफसी से काम कराओ या जिससे भी बैंक से, मेरे को क्या करना है? मेरे को क्या करना है? मेरे को, मैं तो एक्सिस बैंक के पास आया था ना, मैं एक्सिस बैंक को बोला ये मेरे 100 करोड़ के एसेट, आप इसका इंश्योरेंस कर दो। वो बोले ओके, कर दिया, कर दिया। मैं बोला प्रीमियम कितना लोगे? बोले एक एग्जाम्पल है ना, एक एग्जाम्पल है कि 1 करोड़ प्रीमियम है। मैं बोला दिया मैं प्रीमियम। अब एक्सिस बैंक को पता है कि वो अकेले तो इंश्योरेंस किया नहीं है सर, उसने एचडीएफसी के साथ मिलके किया है, तो प्रैक्टिकली पूरा 1 करोड़ इसका तो नहीं होगा ना सर, 1 करोड़ में 50% एचडीएफसी का भी होगा। तो सरकार ने बोला भैया एक्सिस बैंक ने एचडीएफसी को सर्विसेज दी है, और उसके लिए, सॉरी, एचडीएफसी ने एक्सिस बैंक को सर्विसेज दी है, सॉरी, एचडीएफसी बैंक ने एक्सिस बैंक को कोई इंश्योरेंस की सर्विसेज दी है कि मैं तेरे बदले 50 लाख का इंश्योरेंस करता हूं, तू मुझे उसके बदले 50 लाख दे दे, आधा आधा होगा ना सर, तो 50 लाख तू मुझे दे दे। सरकार बोली ये जो 50 लाख इधर से इधर गया इस पे जीएसटी नहीं है, प्रोवाइडेड जब ये 1 करोड़ रुपए वर्तमान सर से प्रीमियम के फॉर्म में कलेक्ट किया गया था तब इस पे जीएसटी चार्ज किया गया था। क्या बोला, समझ आया? इसको बोलते हैं ग्रॉस अमाउंट, टेक्निकल वर्ड्स बता रहा हूं मैं आपको, ग्रॉस अमाउंट, समझ आया?
ग्रॉस अमाउंट पे अगर जीएसटी लग चुका है तो उसके बाद जो आपको आपने को इंश्योरर के साथ प्रीमियम जो शेयर कर रहे हो इस पे जीएसटी नहीं है, ये शेड्यूल 3 में कवर्ड है। क्लियर हुआ? मैंने रेगुलर क्लास में ये सिखाया है, यही एग्जांपल, यही डायग्राम, सब कुछ यही करके सिखाया है। क्रिस्टल क्लियर? चाहो तो बना के भी रख सकते हो इसको अपने पास, क्योंकि ये काम का है सर, बहुत काम का है ये। ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, पढ़ेंगे ना, अभी तो एक ही केस हुआ है। ये पहले सिंपल सोबर जो दिया हुआ है उसको डाल दो ना, फिर मैं इसमें टेक्निकलिटी डालूंगा। बीच में घुसा दिया तो सिंपल वाला भूल जाओगे। पहले ये नोट कर लो, ये काम का है, ये पहले काम का है, इसको समझ लो। ये डायग्राम बना के रख लो। ये जहां शेड्यूल 3 और अलग जगह लिख रहे होगे ना तो लिख लेना शेड्यूल 3 का ट्रांजेक्शन है ये, मतलब नेगेटिव लिस्ट है ये, इसको सप्लाई नहीं मानते, इस पे जीएसटी नहीं है। और किसके बीच में नहीं है? एक्सिस बैंक और एचडीएफसी, है ना। वर्धमान सर और एक्सिस बैंक में जीएसटी है सर, उसको मत छोड़ देना, पागल हो के भी। इस पे जीएसटी है, इस पे जीएसटी है, इस पे जीएसटी नहीं है। कितना सोएगा, क्या करता है रात भर? तेको भी पता है तू झपकी ले रहा था, तेरी आंख बंद हो रही थी, तेको भी पता। मेरी नजरे वही तो, क्या करता रहता है रात भर? हो जाए तो ये बताना प्लीज, ठीक है। लीड इंश्योरर, को इंश्योरर, एंड फोन नहीं चलाना है। इंपॉर्टेंट है ये, कोई भी इसको छोड़ेगा नहीं सर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और मैं आपको बता रहा हूँ ये बड़े क्वेश्चन का पार्ट आएगा सर, ये लिख के ले लो, बड़े क्वेश्चन में ही घुसेगा बीच में कि सर कोई लीड इंश्योरर ने को इंश्योरर को प्रीमियम शेयर किया। आपको ध्यान रखना है नेगेटिव लिस्ट है, छोड़ देना, कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको ट्रीटमेंट कर दिए तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हुआ तो बताओ यार, आगे बढ़े फिर। हो गया, ये पहला केस था। एक और केस पढ़ाया था मैंने आपको रेगुलर क्लासेस में, सेकंड वाला केस। इससे तो बड़े ध्यान से देखना, इसमें बहुत कंफ्यूजिंग होगी, बहुत कंफ्यूजन होगी आपको, और ये भी बड़े क्वेश्चन का ही पार्ट बनेगा, ध्यान देना। सर वर्धमान सर, सेम बैंक लू, चेंज कर दूं, सेम ही ले लूं? वर्धमान सर एक्सिस बैंक के पास गए, एक्सिस बैंक को बोले वो 100 करोड़ की एसेट है, इसका री इंश्योरेंस कर दो। पहले मैं इंश्योरेंस कराया था, एक्सपायर हो रहा है, री इंश्योर कर दो। एक्सिस बैंक बोला अरे यार री इंश्योरेंस करने के लिए दिक्कत है। मैं बोला आपको क्या दिक्कत है, री इंश्योरेंस ही तो करना है। बोले दिक्कत ये कि री इंश्योरेंस करने के लिए भी पैसे नहीं है। मैं बोला एक काम करो ना, आप किसी से बात कर लो, कोई और बैंक से बात कर लो जो आपके भी आप में री इंश्योरेंस कर दे। बोले हाँ ऐसा कर सकता हूं मैं। बोले 50% मैं इंश्योरेंस देख सकता हूँ, 50% री इंश्योरेंस का मैं किसी और को देख सकता हूँ। वैसा कर लो, मेरे को क्या दिक्कत है, मेरे को तो मेरे 100 करोड़ की एसेट री इंश्योर चाहिए। आप करो, आपके साथ कोई और करे, जो करना है करो। अब क्या होगा ध्यान देना, एक्सिस बैंक ने बोला सर मैं 50 करोड़ का री इंश्योरेंस कर देता हूं और एचडीएफसी वाले से बात कर लेता हूं। एचडीएफसी वाले को बोला मैंने 50 करोड़ का, भाई तू री इंश्योरेंस कर दे। ये समझ आया? अब क्या हुआ, बहुत ध्यान से सुनना। अब हुआ ये कि प्रैक्टिकली एक्सिस बैंक एचडीएफसी बैंक के लिए धंधा लेके आया है, और कोई आदमी
अपने धंधे का किसी को कोई चीज देगा तो क्या उससे पैसा लेगा? ऑब्वियसली लेगा। भैया क्लाइंट दिया है, क्लाइंट दिया है भाई, तो प्रीमियम खाएगा एचडीएफसी। समझ रहे हो कि नहीं? वर्धमान सर से जो एक्सिस बैंक वाले को प्रीमियम मिला होगा, वो प्रीमियम का कुछ हिस्सा तो एचडीएफसी वाले के पास भी जाने वाला है। तो प्रैक्टिकली एचडीएफसी प्रीमियम खाएगा, पर धंधा तो मैं लाके दिया ना, क्लाइंट तो मैं लाके दिया ना, तो मुझे कुछ तो मिलना चाहिए। तो मैं एचडीएफसी को बोला, देख तेरे को क्लाइंट लाके दिया, तेरे को धंधा लाके दिया, तू मुझे कमीशन दे। फ्री में कोई क्यों किसी के लिए कुछ करेगा, तू मुझे कमीशन दे। एचडीएफसी वाले ने बोला ठीक है भैया, मैं आपको री इंश्योरेंस कमीशन दे देता हूं या सीडिंग कमीशन दे देता हूं। दोनों में से कोई भी वर्ड एग्जाम में यूज हो सकता है, री इंश्योरेंस कमीशन या सीडिंग कमीशन, कुछ भी यूज हो सकता है, दोनों वर्ड का मतलब सेम है। मैं बोला नहीं समझ आया, क्या बोल रहे हो? बोले एक्सिस बैंक ने बोला मैं तेरे लिए कस्टमर लेके आया हूं, ठीक है, अब मैं तेरे लिए कस्टमर लेके आया हूं तो मैं तेरे से कुछ तो लूंगा। अब ये जो कुछ लूंगा इसको बोलते हैं री इंश्योरेंस कमीशन या सीडिंग कमीशन। समझ आया? तो एचडीएफसी बैंक एक्सिस बैंक को री इंश्योरेंस कमीशन पे करेगा। एचडीएफसी बैंक ने एक्सिस बैंक को बोला सुन भाई, तू वर्धमान सर से 1 करोड़ का प्रीमियम कलेक्ट करेगा? तो बोला हाँ। बोले तू एक काम कर, 50 करोड़ का जो तूने री इंश्योरेंस किया है, मतलब बेसिकली 50 लाख तक का प्रीमियम तो तू रख ले। बोले हाँ। बचे 50 लाख का प्रीमियम मुझे दे दे। बोले हाँ। बोले एक बात समझ, मैं तेरे को ये बोल रहा हूं, ये जो तू 50 लाख का प्रीमियम मुझे देने वाला है, इस प्रीमियम में से ही तू मेरा री इंश्योरेंस जो कमीशन है उसको काट ले। क्या मतलब, मैं तेरे को पैसा दूं फिर तू मुझे पूरा पैसा दे? इससे अच्छा एक काम कर, तू जो मेरे को पैसा देने वाला है ना, काट पीट करके दे दे। मैं बोला नहीं समझा। मान लो अगर री इंश्योरेंस कमीशन, एग्जाम्पल है, मान लो मुझे 10 लाख देना था, मतलब एचडीएफसी वाले को एक्सिस बैंक को 10 लाख रुपए री इंश्योरेंस कमीशन देना था। तो एक्सिस बैंक वाला बोलेगा कि एक काम करता हूं, तेरे से मेरे को 10 लाख रुपए लेना है, मेरे को तेरे को 50 देना है, बेटर है नेट कर लेते हैं अपन, नेट करके मैं तेरे को 40 लाख ही दे देता हूं। क्या बोला, यहां तक समझ आया? क्रिस्टल क्लियर? गवर्नमेंट ने बोला सर ये जो 10 लाख है ना सर, इसको इस पे जीएसटी नहीं है सर, इसको हम शेड्यूल 3 में कवर करते हैं और इस पे जीएसटी नहीं है। प्रोवाइडेड जब वर्धमान सर और एक्सिस बैंक के बीच में कहानी चली, तो उस टाइम जो ग्रॉस अमाउंट था इस पे जीएसटी चार्ज हुआ है। समझ आया? बैठा दिमाग में? एकदम सिंपल तरीके से बताया मैंने। पहली बार अगर जीएसटी चार्ज हो गए तो बाद में जीएसटी की बात ही नहीं कर रहे। पीछे वाले सीडिंग कमीशन को छोड़ रहे, ये नहीं बोलते ना तो कल के दिन ये सीडिंग कमीशन पे भी जीएसटी था, नहीं बोलते तो ये सीडिंग कमीशन पे भी जीएसटी हो रहा था। हाँ हाँ, एग्जेम नहीं किया हमने, शेड्यूल 3 में डाल दिया, जीएसटी की बात ही नहीं की, खत्म ही कर दिया, आपको जीएसटी से ही बाहर कर दिया। आसान भाषा में सीडिंग कमीशन या री इंश्योरेंस कमीशन पे जीएसटी नहीं है, ये एट द एंड क्रक्स है। बट क्रक्स पहुंचने तक पहले ये कहानी समझ आनी चाहिए, तब तो ये क्रक्स तक पहुंचोगे। क्लियर हुआ सबको? ये बैठा दिमाग में? क्रिस्टल क्लियर? ये 2 ट्रांजैक्शन लिख के ले लो मुझसे, स्टैम्प पेपर में लिख के ले लो, एग्जाम में से 2 में से 1 को तो घुसा ही देगा ये बड़े क्वेश्चन में, 2 में से 1 को तो बड़े क्वेश्चन में घुसा देगा। और ऐसे ही देगा सर, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ री इंश्योरेंस सर्विसेज बाय द री इंश्योरर इन द फॉर्म ऑफ सीडिंग कमीशन, अमाउंट दे देगा आपको बाहर। छोड़ देना, कुछ नहीं करना है। बट ये बात ध्यान रखना सर, ग्रॉस अमाउंट पे जीएसटी होना चाहिए पहले, अगर ग्रॉस अमाउंट पे जीएसटी नहीं हुआ तो पीछे वाले ट्रांजेक्शन पे जीएसटी है सर, फिर ये 10 लाख पे भी जीएसटी है सर, अगर ग्रॉस अमाउंट पे जीएसटी नहीं हुआ तो, अगर हुआ तो नहीं है। आपको आगे ढूंढना पड़ेगा लाइन,
कि जीएसटी हैज बीन चार्ज ऑन द ग्रॉस अमाउंट, ये लाइन ढूंढना सर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी हैज बीन चार्ज ऑन ग्रॉस अमाउंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं और मजाक नहीं करना इसके साथ। आ सकता है एग्जाम में, बहुत आने के चांसेस है, फाइनल वालों को तो आएगा ही, आप लोग में भी आने के चांसेस है। समझ आए? ये दो कहानियां समझ आई? बैठा दिमाग में? दोनों अलग है, दो अलग चीजें हैं सर, मिक्स नहीं करना दोनों को। एक होता है को इंश्योरर, भाई भाई साथ साथ मिलके किसी को बचा रहे। एक होता है री इंश्योरेंस, जहां पर एक आदमी बचा रहा है, वो आदमी अकेले नहीं बचा पा रहा है, इसलिए दूसरा पिक्चर में आया है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, री इंश्योरेंस अलग चीज है और को इंश्योरेंस अलग चीज है, मिक्स नहीं करना। ये बात अलग है, दोनों को ये आपने शेड्यूल 3 में डाल के खत्म कर दिया है, फाइन, ट्रीटमेंट सेम है, कहानी सेम हुई, बट बात ये है कि दोनों वर्ड्स अलग है। एग्जाम लेवल पे तो ट्रीटमेंट सेम ही करोगे। हाँ हाँ हाँ, समझ आया? क्लियर है सबको ये? मेरे हिसाब से तो ये बना के रख लेना, ये काम का है सर, मेरे हिसाब से तो काम का है, बाकी आपकी चॉइस। जी सर, नहीं भी करेंगे तो भी नहीं है, नहीं भी करेंगे तो भी नहीं है। जितना अमाउंट वो कोई इंश्योरर को दे रहा है, तो पर एक्सिस बैंक को कैसे छोड़ देंगे? ये हो गया, बन गया, आगे बढ़े। ये दो ट्रांजेक्शन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर के पहले मेरे को लगा बताने लायक, इसलिए मैंने आपको बताया, मुझे तो लगता है ये इंपॉर्टेंट है, बाकी आपकी चॉइस, मेरे को तो ये इंपॉर्टेंट लगता है। उसके बाद देखो सर, सर्कुलर्स की कहानी ये बड़ा सिंपल होता था सर, इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वीनियंस, याद है ये कहानी? सर ट्रक सामान लेके जा रहा है, सामान पे जीएसटी है, ट्रक के मूवमेंट पे जीएसटी नहीं है सर, पर अगर ट्रक को आप रिपेयर पर्पस के लिए ले जाओगे तो फिर तो बैठो सर, फिर जीएसटी है ना सर, फिर जीएसटी है। याद आया? सेम इज द केस विथ एयरक्राफ्ट वाली बात थी। ये प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स थे, ये बड़ा प्यारा है सर, प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। पहले चेक करना पड़ेगा कौन दे रहा है सर, कंटेंट वगैरह, कंटेंट पेपर कौन दे रहा है सर, ठीक है? ऑथर खुद बोल रहा है, ए ले भाई कंटेंट पेपर सब मैं दे रहा हूं, बस तू प्रिंट करके दे दे, तो वो सर्विस है, सब कुछ उसका है, मैं कुछ नहीं दे रहा हूं सर। सप्लाई ऑफ प्रिंटेड एनवेलप्स, लेटर कार्ड्स एक्सेट्रा यूजिंग डिजाइन सप्लाइड बाय द रिसिपिएंट, डिजाइन मैंने दिया, बाकी वो सब कुछ कर रहा है, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये ध्यान रखना सर, सिर्फ डिजाइन मैंने दिया है, प्रिंटिंग वो कर रहा है, मटेरियल उसका है, सब कुछ उसका है। हाँ हाँ, वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, क्योंकि पेपर उसका है, प्रिंटिंग उसकी है, सब मैं तो सिर्फ कंटेंट देता। समझ आया? फिर सर अगर जॉइंट वेंचर अपने मेंबर्स को सर्विसेज देते हैं तो उसको सप्लाई माना जाता है, जीएसटी है। मेंबर्स जॉइंट वेंचर को दे रहे हैं तो उसे भी सप्लाई माना जाता है, जॉइंट वेंचर को दे रहे हैं तो भी सप्लाई, उस पर जीएसटी माना जाता है। बट सर अगर जॉइंट वेंचर अपने मेंबर को सिर्फ, या मेंबर अपने जॉइंट वेंचर को सिर्फ कैश कॉल्स चल रहा है, मनी चल रहा है, मनी मेयर फ्लो ऑफ मनी है सर, तो उस पर जीएसटी नहीं है सर, ठीक है? इसके बाद याद है अपन ये वाला पढ़े थे, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, एग्रीकल्चर वाला, जिसमें आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को 30% देना था लोन, आप नहीं दिए, आप 20 ही दिए, तो आप दूसरी बैंक से प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट ले लेते हो, सरकार बोले इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं सर हम, इसमें जीएसटी की बातें हैं। याद है रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स, सर घसे हुए टायर है उसको रीमोल्ड कर रहे हो सर, टायर आपका नहीं है, किसी और से टायर लेके आप रीमोल्ड कर रहे हो, तो वो सर्विस है, आप ही रीमोल्डेड टायर बेचते हो, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है सर। समझ आया? अगला जीएसटी ऑन पेमेंट ऑफ होनारियम, याद है गेस्ट टैंकर्स आते हैं सर, उनको होनारियम्स वगैरह पे करते हैं अपन, सरकार वाली इस पे जीएसटी है सर। सप्लाई ऑफ लैंड आफ्टर लेवलिंग,
लेइंग डाउन ऑफ ड्रेनेज लाइन, याद है पाइपलाइंस वगैरह ड्रेनेज सिस्टम वगैरह डेवलप करके दे रहे हो किसी, मैंने आपको रेगुलर क्लासेस में सिखाया था, बिल्डर्स करके देते सर, लेबल करके देते आपकी जमीन वगैरह को, सरकार बोली इस पे जीएसटी नहीं है। परक्विजिट्स वगैरह है सर, अगर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब आप एक एम्प्लॉय को घर दे रहे हो, गाड़ी दे रहे हो, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सरकार बोली इस पे जीएसटी नहीं है। सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेजेस एट सिनेमा हॉल, ये याद रखना, सप्लाई एंड फूड एंड बेवरेजेस एट सिनेमा हॉल, इसको रेस्टोरेंट सर्विसेज मानते हैं, और अगर रेस्टोरेंट मानते हैं तो मैं इसमें कंपोजिशन स्कीम ले सकता हूँ, चाहूं तो ले सकता हूँ। याद आ रही है बातें, ऐसे कनेक्ट करना कि सर मैं रेस्टोरेंट वाला हूँ, कंपोजिशन स्कीम ले सकता हूँ, पर सर अगर मैं वो रेस्टोरेंट वाला हूँ जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू चलता हूँ, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करता है सर अगर मेरा रेस्टोरेंट ऐसा है जिसकी एक यूनिट की वैल्यू 7500 से ज्यादा है, सर मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं फॉरवर्ड चार्ज में देता हूँ। ऐसे याद रखना कनेक्ट करके, तो मजा आएगा जीएसटी में, ऐसी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। एग्जाम तो आपको ऐसे ही देना है, आधा थोड़ी कनेक्ट करोगे। नो क्लेम बोनस, मैं भी अपनी गाड़ी का री इंश्योरेंस कराया परसों ही, नो क्लेम बोनस मिला, साल भर गाड़ी का कोई क्लेम ही नहीं किया, तो सर नो क्लेम बोनस 20% मिला, तो 20% जो नो क्लेम बोनस मिला उस पर जीएसटी नहीं है सर, मतलब मेरा इंश्योरेंस 20,000 का था, उसमें 20% नो क्लेम बोनस, 3,000 रुपए नो क्लेम बोनस मिला मेरे को, मेरे ऊपर जो जीएसटी लगा है वो 17,000 पे जीएसटी लगा है सर। हाँ हाँ, तो 16 पे लगा, 16 नहीं 16 था, 16 में फिर वो जीएसटी लगाए थे तो 17,000 कुछ आया था, 16 पे जीएसटी लगा था। अब ये वाली कहानी थी, ये सर्कुलर लेटेस्ट था, ये हम बहुत अच्छे से क्लास में समझे थे, किसी को याद है ये सर्कुलर? सर मैं आपको वापस डायग्राम से याद दिलाता हूँ, मैं मान लो, याद करो मैंने इसका एग्जाम्पल भी ऐसे दिया था, हिंदुस्तान लीवर, यूनिलीवर और वर्धमान सर। वर्धमान सर हिंदुस्तान लीवर में जॉब करते हैं सर, ठीक है, वर्धमान सर लॉयल है हिंदुस्तान लीवर में, 4-5 साल से ज्यादा काम किए, तो हिंदुस्तान लीवर बोली ये हमारे ट्रस्टेड एम्प्लॉइज है, हमें इन एम्प्लॉइज को ईसॉप देना चाहिए, याद है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय परचेज प्लान, स्टॉक परचेज प्लान, ऐसे करके 2-3 प्लान होते हैं सर। तो इन्होंने बोला हिंदुस्तान लीवर वालों ने कि भाई हमें वर्धमान सर को ईसॉप देना चाहिए, तो हिंदुस्तान लीवर बोली हम अगर ईसॉप देने जाते हैं तो वर्धमान सर के हाथ में अंधाधुंधी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, अपन वर्धमान सर को नहीं देंगे, अपन अपनी पेरेंट कंपनी यूनिलीवर को बोलते हैं कि यूनिलीवर वर्धमान सर को क्या कर दे, ईसॉप दे दे। याद आया? तो सर अगर यूनिलीवर वर्धमान सर को ईसॉप दे रही है तो इस केस में सरकार ने बोला ये तो अभी भी सिक्योरिटी वाला काम है, ये अभी भी गुड्स की डेफिनेशन से बाहर है, इस पे जीएसटी नहीं है, प्रोवाइडेड वर्धमान सर से हिंदुस्तान लीवर जितना कॉस्ट रिकवर कर रही है वो एग्जैक्ट कॉस्ट क्या करे, यूनिलीवर को ट्रांसफर कर दे, क्योंकि ईसॉप फ्री में तो नहीं देंगे, कुछ ना कुछ तो पैसे लेंगे मेरे से, 100 रुपए का शेयर 5 रुपए लोगे, अबे 5 तो लोगे ना, तो 5 रुपए जो लोगे मेरे से वो हिंदुस्तान लीवर 5 रुपए मेरे से लेता है और जाके फॉरेन मतलब यूनिलीवर को जाके दे देता है 5 रुपए। पर अगर यूनिलीवर 5 रुपए के अलावा वर्धमान सर से कुछ एक्स्ट्रा लिया तो इस एक्स्ट्रा पे जीएसटी है। क्या बोला, समझ आया? सिंपल सर, फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी के भी आप में उसके एम्प्लॉयज को ईसॉप दे रही है, तो अगर जो एम्प्लॉयज है उनसे सिर्फ कॉस्ट रिकवर करके ये इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी को कॉस्ट दे देती है, रीइंबर्स कर देती है, तो सरकार बोली इस पे जीएसटी नहीं है, नहीं है इस पे जीएसटी, क्योंकि ये सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और सिक्योरिटीज वैसे ही बाहर है गुड्स की डेफिनेशन से, जीएसटी की बात ही नहीं आती है सर। पर अगर सर यूनिलीवर जो वर्धमान सर है उनसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है, अदर देन कॉस्ट एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है, तो सरकार बोली इस पे जीएसटी है, अगर वो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करेगी तो, नहीं करेगी तो नहीं है, करेगी एक्स्ट्रा चार्ज तो है। आई बात समझ? ये सर्कुलर अपन रेगुलर क्लास में पूरा डिटेल में पढ़े थे, बट अभी तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही ध्यान रखने वाली बात, हाँ किसी को नाम याद ना हो तो वो ये नाम याद रख सकता है सर कि ये 3 चीजों के नाम से होता है, क्योंकि एग्जाम में तो कोई भी नाम यूज कर सकता है ना, ईसॉप, ईएसपीपी, आरएसयू, कुछ भी यूज कर सकते हैं सर एग्जाम में,
तो नाम तीनों याद रखना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी इसको पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है सर, सेंस ही नहीं है पूरा पढ़ने का। क्लियर है ये वैसे भी? नहीं, डिटेल सर्कुलर कभी नहीं पूछता सर आपको। हाँ हाँ, उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट पूछेगा आपसे। आपको सिंपल मेरे हिसाब से अगर कोई ध्यान रखना चाहे तो ये डी पॉइंट, ई पॉइंट और एफ पॉइंट, बस यही पढ़ लो, बाकी ऊपर पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि रेगुलर क्लास नॉलेज इज डिफरेंट थिंग। आखिरी दिन हम नॉलेज लेने नहीं बैठते हैं, आखिरी दिन हम टाइम टू टाइम काम की चीजें पढ़ते हैं, आगे मूव कर जाते हैं। क्लियर हुआ ये सबको? बढ़ सकता हूं आगे? अब ये वाला याद है किसी को? ये भी मस्त था सर। Clarification on taxability of salvage या wreck value embarked in the claim assessment of the damage caused to the motor vehicle. सर हम बोलते थे हमने हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया, सर गाड़ी पूरी खत्म हो गई। देखो आधी खत्म होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आधी गाड़ी तो बन जाएगी, वो इंश्योरेंस कंपनी बनाएगी, पैसा ऐसा सब हो जाएगा, वहां लड़ाई नहीं थी। लड़ाई तब थी जब आपकी पूरी गाड़ी ही खत्म हो गई सर, पूरी गाड़ी डिस्ट्रॉय हो गई। अब इंश्योरेंस कंपनी बोली भैया पैसा देंगे हम आपको, और पैसा हम उतना ही देंगे जितनी आपकी गाड़ी की आईडीवी वैल्यू है, आइडेंटिफाइड डेप्रिशिएटेड वैल्यू। जो आपकी गाड़ी की जितनी डेप्रिशिएटेड वैल्यू है उतना ही देंगे। जैसे मेरी गाड़ी को 5 साल हो गया, तो अभी मैंने जब री इंश्योर कराया तो उसकी आईडीबी वैल्यू आई 3,13,000। मतलब कल के दिन अगर गाड़ी को कुछ होता है तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है मैं 3,13,000 ही दूंगी, तेरी गाड़ी कितनी की है मुझे उससे कोई मतलब, मैं 3,13,000 ही दूंगी। ये समझ आया? लड़ाई इस पे नहीं थी कि वो मुझे 3,13,000 दे रही है, बात इस पे होती थी, वो मेरे को ये बोलती थी पूरा 3,13,000 नहीं दूंगी। तो बोला क्यों? बोले देख तेरी गाड़ी जल के खराब हुई, खत्म हुई, ये गाड़ी अभी भी कबाड़ में बिक सकती है, और कबाड़ में बेच के कुछ पैसा तो मिल सकता है। तो बोला चलो मान लो 20,000 रुपए मिल गया। तो बोले सुन 3,13,000 हमारे हिसाब से तेरे गाड़ी की वैल्यू बची थी, इसको जब तू कबाड़ को बेचा तो तेरे को 20,000 रुपए मिल गया, तो हम क्या करेंगे 3,13,000 माइनस 20,000 जो बचेगा बैलेंस तेरे को पैसा देंगे। क्या बोला, समझ आया? ये सिंपल बात थी। अब क्लैरिफिकेशन किस चीज को लेके आया? क्लैरिफिकेशन इस चीज को लेके आया कि जो 20,000 है, जो 20,000 है उसने जो वैल्यू रिड्यूस कर दी, क्या उस पे जीएसटी है? सरकार बोली ना, उस पे कोई जीएसटी नहीं है, उस पे कोई जीएसटी नहीं है। वो जो कबाड़ है, वो कबाड़ पे अधिकार आज भी उसके मालिक का ही है। उसके मालिक को वो कबाड़ बेचना है तो बेचे, नहीं बेचना है मत बेचे, अपने पास रख ले। आ रही है बात समझ? ये समझ आया नॉर्मल? पर इन्होंने ये भी बोला कि अगर मान लो इंश्योरेंस कंपनी आपको आईडीबी वैल्यू देती है और उसमें जो स्क्रैप वैल्यू है उसको माइनस नहीं करती और पूरा ही पैसा दे देती है आपको, तो उस केस में फिर कल के दिन जो स्क्रैप निकलेगा उस स्क्रैप पे वैल्यू पे जीएसटी आ जाएगा। क्या बोला, समझ आया? दो बातें बोला मैंने, एक जहां पर आईडीवी में वो स्क्रैप वाली वैल्यू को हटाते, दूसरा आईडीवी में स्क्रैप वैल्यू नहीं हटाते। हटा देंगे कोई बात नहीं, जीएसटी है ही नहीं, है ही नहीं। नहीं हटाते, आईडीवी वैल्यू पूरा ही रीइंबर्स कर रहे हैं, स्क्रैप वैल्यू नहीं हटा रहे हैं, सरकार बोली बैठो जीएसटी है, क्योंकि ये एडिशनल बेनिफिट पास हुआ है सर। मतलब किससे पास हुआ? बोले इंश्योरेंस कंपनी से। मैं बोला किसको? इंश्योर्ड को, वर्धमान सर को। मतलब कैसे फायदा हुआ? बोले एक बात समझ, एक तो पूरी गाड़ी की आईडीवी वैल्यू मिल गई, प्लस कल के दिन वर्धमान सर स्क्रैप में निकालेंगे इसको तो उसका पैसा अलग मिलेगा, तो वर्धमान सर का तो फायदा हो गया ना सर। सरकार बोली फायदा जीएसटी।
फायदा जीएसटी। क्या बोला, समझ आया? 2 बातें समझ आई? अरे क्लियर हुआ सबको? एग्जाम में ध्यान देना, ये सर्कुलर सब ना बड़े क्वेश्चंस के पार्ट बनेंगे सर। ये कंपनी इंश्योरेंस का आईडीवी वैल्यू दे रही है आफ्टर डिडक्टिंग स्क्रैप वैल्यू, ऐसे ही तो लिख के देगा सर, आफ्टर डिडक्टिंग स्क्रैप वैल्यू। छोड़ देना, छोड़ देना सर, उस पे जीएसटी की बात ही मत करना, उस पे जीएसटी की बात मत करना, बैंड बजा दोगे नहीं तो आप। और अगर लिख दिया कि कंपनी इज रिम्बर्सिंग फुल आईडीवी वैल्यू, फुल आईडीवी वैल्यू एंड नॉट डिडक्टिंग स्क्रैप वैल्यू या जो भी सैल्वेज वैल्यू बोलो या स्क्रैप वैल्यू बोलो, तो उस केस में जितनी उसकी स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू बचेगी उस पे जीएसटी है, ध्यान रखना। सारी बात समझ, ये सर्कुलर वही काम आएंगे सर, ये सर्कुलर सब वही काम आएंगे सर। ये लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझाया था। पढ़ लो, ये वही लिखा हुआ है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मैं आप ही लोगों के लिए रोक के रखा हूँ सर, ये तो मैं तो समझा चुका हूँ, पढ़ो। हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए बाहर से बायर भी ढूंढ के लाए कबाड़ के लिए, कबाड़ खरीदने के लिए, ठीक है, ला सकती है बाहर से ढूंढ के, या आप खुद बाहर जाके मार्केट में बेच दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इसमें लिखा हुआ है जब पूरा पैसा देते हैं, पूरा पैसा, फुल आईडीवी विदाउट डिडक्शन ऑफ सैलवेज और ब्रेक, डिडक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो जीएसटी लाइबिलिटी आएगी सर ऑन डिस्पोजल या सेल ऑफ द सैलवेज। अबे डिस्पोजल और सेल ऑफ द सैलवेज आईडीवी वैल्यू में मत लगा देना जीएसटी। क्या बोले, समझ आया? अरे गाड़ी कबाड़ 20,000 में बिक रहा है ना, तो 20,000 पे जीएसटी है। आईडीवी वैल्यू 3,13,000 में जीएसटी नहीं है मेरे वाले अभी एग्जाम्पल में, समझ आया? ध्यान रखेंगे सर, दिस इज इंपॉर्टेंट। अभी भी बता रहा हूँ आपको, ये सर्कुलर्स बड़े क्वेश्चन में आते हैं, इंस्टीट्यूट का नियम है, जितने सर्कुलर्स है वो सब बड़े क्वेश्चन में पूछती है सर, अलग से सर्कुलर लिखने को नहीं आते, कभी नहीं आते सर्कुलर लिखने को, नहीं आते। नहीं है जीएसटी, आईडीवी में जीएसटी नहीं है। नहीं, स्क्रैप वैल्यू पे जीएसटी, आईडीवी में कभी जीएसटी नहीं है। हुआ, सबको समझ आया? बढ़े आगे, ध्यान रखना सर, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, हिस्ट्री प्रूवन है, जब जब नए सर्कुलर आए हैं तब तब बड़े क्वेश्चन का पार्ट बने सर, जब जब सर्कुलर नए आए वो बड़े क्वेश्चन का पार्ट होते हैं, अलग से नहीं आता सर्कुलर लिखने को, पागल हो जाएगा कोई आदमी ऐसे सर्कुलर लिख के, ट्रीटमेंट कर सकता है, सर्कुलर लिख नहीं सकता कोई उसका, ठीक है। फिर ये लिक्विडेटेड डैमेजेस कंपनसेशन और पेनल्टी वगैरह कहाँ आनी थी, याद है ये एग्रीइंग टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन, टू डू एन एक्ट और अ सिचुएशन, याद है? मैंने आपको हमेशा से एक बात सिखाई, जो भी चीज ग्रीन कलर में वो अमेंडमेंट होता है सर, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो सर कहानी ये थी सर, इसमें हम बहुत अच्छे से पढ़े थे सर, एग्रीइंग टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन, टू डू एन एक्ट और अ सिचुएशन, याद है ये? इसमें नॉन कंपीटिंग फीस, किसी को बोलना कि हाँ ठीक है मैं घर अपना ऊपर तक नहीं बनाऊंगा, दुकान के सामने ठेला लगाने दे देना, याद आया? इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े थे सर, बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े थे, बहुत सारे, कि आप स्कूल आवर में हल्ला नहीं करोगे, रील्स नहीं बनाओगे, परेशान नहीं करोगे, याद आया? बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ाया था मैं इसमें, बहुत सारे।
ठीक है, तो ये सब चीजों को सप्लाई मानते नहीं मानते? सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानते नहीं मानते? मानते हैं सर, सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानते हैं, और इनमें अगर कंसीडरेशन है तो जीएसटी है सर। अब वो कंसीडरेशन देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में बताएगा नहीं बताएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये सब चीजें, इसके बाद ये सब चीजें थी, ये सब सर टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन वाली बातें थी सर, टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टू डू एन एक्ट, बट सर इनमें जीएसटी नहीं था सर। लिक्विडेटेड डैमेजेस, चेक डिसऑनर हो जाना, पेनल्टी पे करना सर, या फिर बॉन्ड अमाउंट रिकवर करना, लेट पेमेंट चार्जेस, फिक्स ये पावर जनरेटिंग वाले फिक्स चार्जेस कलेक्ट करते हैं, कैंसलेशन चार्जेस नहीं है, इनको सप्लाई नहीं मानते, इनमें जीएसटी नहीं है। पर एक बात याद रखना, ये वाले पॉइंट को ध्यान रखना थोड़ा सा, अगर लिक्विडेटेड डैमेजेस या पेनल्टी के लिए अलग से कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो उसको सप्लाई मानेंगे और उस पर जीएसटी है। उदय पढ़ चाहता है, रिकॉर्डिंग में कुछ बोल दूं, पूरा समाज पूरी दुनिया सुनेगी, ठीक है। हाँ, साहू समाज सुनेगा भाई, तू देख ले, ठीक है। चलो, समझ आ रहा है, बैठा है दिमाग में, ध्यान रखना सर, अगर लिक्विडेटेड डैमेजेस या पेनल्टीज के लिए अलग से कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसे सप्लाई माना जाता है, उस पर जीएसटी है। बट अगर लिक्विडेटेड डैमेजेस या पेनल्टी पहले से कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है तो उस पर सप्लाई नहीं माना जाता, उस पर जीएसटी नहीं है। ध्यान रखना, आपको एग्जाम में पहचानना होगा कि लिक्विडेटेड डैमेजेस कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मिंग पार्ट है कि नहीं है, पहचानना। जब आया था ना नवंबर 2020 में, तब होश उड़ गए थे लोगों के सोचने में, क्योंकि लिक्विडेटेड डैमेजेस सप्लाई नहीं माना जाता सर। और अभी भी मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर वो क्वेश्चन दे दिया तो आप गलत ट्रीटमेंट करके आओगे, क्योंकि लैंग्वेज ही वैसी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम और आगे बढ़े थे, कहानी सिंपल थी सर, ये तो कंपोजिट और मिक्स तो मेरे ख्याल से क्रिस्टल क्लियर है, इस पे तो डाउट नहीं होगा सर। कंपोजिट नेचुरली बंडल्ड है सर, प्रिंसिपल रेट लगेगा सर। मिक्स सप्लाई सर क्या होता है? आर्टिफिशियली बंडल्ड होता है सर, ये जबरदस्ती हो रहा है सर। क्या सिंगल प्राइस चार्ज की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, सिंगल प्राइस चार्ज की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सिंगल प्राइस, नॉट नेचुरली बंडल्ड सर। अलग अलग भी बेच सकते हैं सर, तो इस केस में हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स हो जाता है। समझ आया? बैठा दिमाग में?